गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेसन है ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड एरर्स पे। ये टॉपिक सीटीटी एंड स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उतना ही आसान टॉपिक भी है। टॉपिक में कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है और एग्जीक्यूट करना है। तो हम इस वीडियो में आज अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या होती हैं और बच्चे क्या क्या एरर्स करते हैं और उन एरर्स का क्या मतलब है, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद हम कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप टॉपिक को समझ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस होती क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। देखिए, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस का मतलब होता है कुछ मिथ्स जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन वो कुछ सत्य नहीं होते, मतलब उनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता, बस वो मिथ्स हैं। जैसे कि बहुत लोग मानते हैं कि किसी नए काम को शुरू करने से पहले अगर गिलास टूट जाए तो उसको एक बुरा शगुन माना जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का मिथ है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। हाँ, हमारी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं भगवान के साथ भी जुड़ी हैं, लेकिन मतलब ये चीज साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये मिथ है, ये एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस है। ये कोई बुरी चीज नहीं है, बस ये ऐसी धारणाएं हैं जो एक नॉर्मल धारणाएं धारणाएं नहीं है और जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये तो मैंने एक जनरल बात बताई है। अब हम क्योंकि पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, हम ये देखेंगे कि बच्चों के केस में ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या होती हैं। तो बच्चों के केस में सपोज कीजिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जैसे जैसे मूव करते हैं, उनको हर जगह से रात को चंदा मामा दिखता रहता है। तो उनको लगता है कि जैसे जैसे वो चल रहे हैं, चांद भी उनके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि वो हर जगह से चांद को देख पा रहे हैं। तो उनकी ये धारणा होती है कि चांद भी उनके साथ साथ चलता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है, मतलब उनकी ये धारणा सत्य नहीं है। चांद उनके साथ नहीं चल रहा, चांद हमसे बहुत दूर है और बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको सब जगह से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं कि वो मानते हैं कि चंदा मामा उनके साथ साथ चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि आपको ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस कोई बुरी चीज नहीं है, ये हर बच्चे में होती है, लेकिन ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो गलत है। इसको धीरे धीरे बच्चे में सुधारना होता है ताकि उसको सही में समझ आ जाए कि चांद हमारे साथ नहीं चल रहा है, बल्कि चांद दूर है, बड़ा है, इसीलिए हम उसको हर जगह से देख पा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ ये छोटे बच्चों में नहीं होती। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस इवन टीनेजर्स में भी पाई जाती हैं। जैसे कि बहुत ऐसे 13 से 15 साल के बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, भारी ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हम उनको ऊपर से नीचे गिरें तो वो तेज स्पीड से गिरेंगे, मतलब जल्दी गिरेंगे। जबकि अगर हम हल्के ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई चाबी को ऊपर से गिरें तो वो धीरे धीरे नीचे आएगी। तो ये एक उनकी कंसेप्शन है कि जो भारी चीजें हैं वो जल्दी नीचे गिरती हैं, जो हल्की चीजें हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरती हैं। पर असल में ये एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ऑब्जेक्ट चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरते हैं। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि भारी ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे गिरेगा, हल्का ऑब्जेक्ट धीरे नीचे गिरेगा, तो वो उसकी ऑल्टरनेट कंसेप्शन है, मतलब वो उसकी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो अभी ठीक नहीं है और उसको ठीक किया जाना चाहिए। अब हमने समझा कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या होती हैं। हमने देखा कि बहुत छोटे बच्चों में ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन हो सकती है कि चंदा मामा हमारे साथ साथ चल रहा है। थोड़े बड़े बच्चों में ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन हो सकती है कि भारी चीजें नीचे जल्दी गिरती हैं, जो चाबियां होती हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरती हैं, मतलब हल्की चीजें नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे गिरती हैं। अब ये एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब उनकी जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये सही नहीं है। तो इस गलत अंडरस्टैंडिंग से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आगे जाके आप उन कंसेप्ट से रिलेटेड बड़े कंसेप्ट, मतलब कि एडवांस्ड कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस के साथ बेसिकली प्रॉब्लम क्या है।
पहली प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि जिसको ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होती है, कि जैसे कि अगर कोई टीनेज का बच्चा है 14 साल को और उसको ये वाली ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है कि भारी पत्थर जल्दी नीचे आएगा, चाबी धीरे नीचे आएगी, तो उसको ये नहीं पता होगा कि वो ये एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है। वो तो सोचेगा कि जो उसका जो कंसेप्ट है ये सही है। उसको नहीं मालूम है कि उसका ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि अगर उसको ही पता लग जाए कि उसका ये कंसेप्ट गलत है, फिर तो वो उसको ठीक कर लेगा, है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस के केस में जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूं या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। तो अब जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आगे और एडवांस कंसेप्ट्स में जाके भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप उसको भी रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हो और गलत तरीके से समझ लेते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हमने यहां देखा कि एक बच्चे की ये वाली ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है कि भारी चीजें जल्दी नीचे आएंगी, हल्की चीजें धीरे धीरे नीचे आएंगी। अब बच्चा सपोज कीजिए एक हिली एरिया में जाता है और वहां पे भारी और हल्की चीज को ऊपर से गिराता है और टाइम नोट करता है। वो देखता है कि दोनों चीजों का धरती तक पहुंचने का टाइम सेम है, लेकिन उसको पता था कि भारी चीजें तो जल्दी नीचे आती हैं, तो इनको जल्दी नीचे आना चाहिए था। पर हिली एरिया में क्या हुआ कि भारी चीजें और हल्की चीजें दोनों सेम टाइम में नीचे आई। तो शायद उसको लगेगा कि हिली एरिया में आके भारी चीजों की गिरने की स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी नीचे नहीं आई और हल्की चीज के साथ साथ ही नीचे आई। तो यहां पे क्या होगा, उसकी ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग एक और मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म देगी कि हिली एरिया में हैवी ऑब्जेक्ट्स की स्पीड नीचे गिरते हुए गिर जाती है एज कंपेयर टू प्लेन एरिया। ठीक है। तो यहां पे मैं यही बताना चाहता हूं कि जिसको भी ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होती है, उसको नहीं पता होता है कि उसको ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है, उसको नहीं पता होता है कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जब वो कोई और कंसेप्ट टेस्ट कर रहा होगा, जैसे कि यहां पे उसने हिली एरिया में ऑब्जेक्ट्स को घेर कर उनका टाइम नोट किया, तो वो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दे देगी। जैसे कि यहां पे एक और मिसअंडरस्टैंडिंग बनी कि जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हिली एरिया में कम स्पीड से गिरते हैं। ठीक है। तो ऐसे करते करते जब वो आगे जा जाके एडवांस कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे और वो मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ती जाएगी, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तब शायद वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक बन जाए। दूसरी जो प्रॉब्लम है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस के साथ, कि स्टूडेंट्स कैन बी वेरी रेजिस्टेंट टू इंस्ट्रक्शन। अब कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे के अंदर अल्टरनेटिव कंसेप्शन है और टीचर को यह मालूम हो गया है कि उसके अंदर अल्टरनेटिव कंसेप्शन है। टीचर शायद उसको सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन शायद बच्चा तब रेजिस्ट करेगा, वो नहीं मानेगा कि जो टीचर पढ़ा रही है वो सही है। जैसे कि सपोज कीजिए बच्चे को यही वाली ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है कि भारी चीजें जल्दी नीचे आती हैं, हल्की चीजें धीरे धीरे नीचे आती हैं, और टीचर क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा रही है और इसमें वो समझाती है कि ऑब्जेक्ट चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, दोनों सेम स्पीड से नीचे आएंगे। तो अगर बच्चे की ये वाली अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हुए टीचर की कही हुई बात कि दोनों चीजें सेम स्पीड से नीचे आएंगी, इस बात को नहीं मानेगा, मतलब वो रेजिस्ट करेगा। क्योंकि उसके दिमाग में तो कंसेप्ट है, बचपन से यही कंसेप्ट है कि भारी चीजें जल्दी नीचे आती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे नीचे आती हैं। इसीलिए टीचर के पढ़ाए हुए कंसेप्ट के भारी और हल्की चीजें दोनों साथ साथ नीचे आती हैं, ये बच्चा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो रेजिस्ट करेगा, टीचर को चैलेंज करेगा। तो टीचर के लिए भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार कि वो बच्चे को कैसे समझाए कि उसका जो कंसेप्ट है वो गलत है, क्योंकि बच्चा तो सालों से ये सोच रहा है कि उसका कंसेप्ट तो बिल्कुल सही है। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स कैन बी वेरी रेजिस्टेंट टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर। अब ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस के सॉल्यूशंस क्या हैं, कि बच्चों में जब ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस होती हैं तो टीचर उन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस यानी कि जो उनके कंसेप्ट्स रॉन्ग हैं उनको कैसे ठीक कर सकती है या करवा सकती है। ठीक है। सबसे पहले तो अगर टीचर को यह पता लग जाए कि बच्चे में कुछ ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो टीचर को बच्चों को कुछ टास्क देने चाहिए जिससे उनकी ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस रिमूव हो जाएं।
अब जैसे कि सपोज कीजिए किसी बच्चे को यही वाली मिसकंसेप्शन है या ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है कि भारी चीजें जल्दी नीचे आती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे नीचे आती हैं। तो टीचर क्या कर सकती है, टीचर उसको एक टास्क दे सकती है कि वो घर जाकर एक गिलास, एक भारी गिलास और एक हल्के पेन को फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरे और दोनों का टाइम नोट करे। जब बच्चा ये एक्सरसाइज करेगा तो उसको ये पता लगेगा कि दोनों चीजों का नीचे गिरने का टाइम सेम है। तो ऐसे ही अगर वो और अलग अलग चीजों के साथ ये चीज करेगा, ये टास्क करेगा, चीजों को ऊपर से नीचे गिरेगा, उसको ये पता लग जाएगा अपने आप कि सारी चीजें सेम स्पीड से नीचे गिर रही हैं। तो उसकी जो मिसकंसेप्शन है या ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। टीचर को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीचर को बस ये इंश्योर करना है कि वो बच्चे को सही टास्क दे जिससे उसकी ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन ठीक हो जाए। दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि आप स्टूडेंट को कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कहें जिससे उसकी ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ठीक हो जाएं। जैसे कि आप लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करने को बोल सकते हैं जिनको करके बच्चे को ये अंडरस्टैंड हो जाए कि जो वो सोच रहा था वो गलत है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब बच्चों में ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होती है तो ये बहुत बार देखा गया है कि जब टीचर कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ा रही होती है और उसमें प्रीवियस नॉलेज का यूज हो रहा होता है, और अगर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज ठीक नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो एडवांस कंसेप्ट वो समझ नहीं पाएगा, वो समझते हुए रेजिस्ट करेगा क्योंकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऑपोजिट होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि टीचर जब भी कोई नया चैप्टर शुरू करे तो उस चैप्टर को समझने के लिए जो भी प्रायर नॉलेज चाहिए वो नॉलेज टीचर बच्चों की टेस्ट करे, ताकि उसको इंश्योर हो जाए कि बच्चों के जो प्रीवियस लर्नड कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, और तभी वो नेक्स्ट चैप्टर पे जाए। अगर किसी भी चैप्टर प्रीवियस लर्नड कंसेप्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो टीचर उसको तभी के तभी वहां पे करेक्ट करवाए, और करेक्ट करवाने के चीज जो तरीके हैं वो यही हैं कि वो उनको कोई टास्क दे या फिर कोई एक्सपेरिमेंट दे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टीचर को कभी भी बच्चों को अपने आइडियाज को जब वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जब कोई भी चीज बता रहा होता है या समझा रहा होता है कि उसके मुताबिक ऐसी होनी चाहिए, तो बेशक वो गलत बता रहा हो लेकिन टीचर को उसको सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चे के बताने के तरीके से ही टीचर समझ पाएगी कि बच्चा कहां गलत सोच रहा है, और फिर टीचर को उसकी गलती को सुधारने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर को जब बच्चा अपने आइडियाज को, अपने विचारों को बता रहा हो तो उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उसको अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए। लास्ट वही पॉइंट है कि अगर बच्चे को कोई ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है तो टीचर को कुछ रेमेडियल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। रेमेडियल स्ट्रेटजीज का मतलब है कि टीचर को कुछ ऐसे टीचिंग प्लान बनाने चाहिए ताकि बच्चों की जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो रिमूव की जा सके और उनके जो प्रीवियसली रॉन्ग लर्न कंसेप्ट्स हैं उनको भी ठीक किया जा सके। इसी को हम रेमेडियल स्ट्रेटजी कहते हैं। रेमेडियल स्ट्रेटजी में शायद टीचर कुछ इनोवेटिव तरीके से उन्हीं कंसेप्ट्स को दोबारा से पढ़ाएगी, या बच्चों से कुछ एक्सपेरिमेंट्स या टास्क भी करवा सकती है जिससे बच्चे अपने आप समझ जाएं कि जो उनकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है और सही अंडरस्टैंडिंग कुछ ये है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, जो कि हमें बच्चों की ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस या मिसकंसेप्शंस को रिमूव करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे एरर्स करते हैं क्लास में उनका क्या मतलब है और टीचर्स के ऊपर उन एरर्स की क्या इंप्लीकेशन है। सबसे पहले तो देखिए, जो बच्चे क्लास में एरर्स करते हैं ये एक नॉर्मल चीज है। ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चा क्लास में एरर कर रहा है वो डम्ब है। हर बच्चा कहीं ना कहीं क्लास में एरर्स करता है, गलतियां करता है। तो हमें उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। हर बच्चा एरर करता है और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चे एरर्स कर रहे हैं वो डम है। सभी बच्चे कैपेबल होते हैं, बस उनको सही दिशा में गाइडेंस और मेंटरिंग चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि टीचर को बच्चों के एरर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि ये बच्चा एरर कर रहा है, अरे ये तो एरर करेगा ही, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। टीचर को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंस्टेड टीचर को बच्चे के हर एरर को करेक्ट करने की या करवाने की क्षमता रखनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए,
ताकि बच्चे के हर एरर में करेक्शन हो, बच्चा कंसेप्ट को सही से समझे और आगे जाके गलतियां ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बच्चों के एरर्स को इग्नोर नहीं करना है, हमें उनके एरर्स को ठीक करवाना है ताकि उनकी सारी मिसकंसेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं। अब टीचर्स को बच्चों के एरर्स को तो रिमूव करवाना है, ठीक है, ये एक सही बात है, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो टीचर को बच्चों के एरर्स को डायरेक्टली पॉइंट नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे अगर टीचर किसी बच्चे की मैथ्स की कॉपी चेक कर रही है और उसमें कोई एरर दिखता है, तो टीचर को ऐसे कभी भी पॉइंट करके नहीं बताना चाहिए कि तुमने इस लाइन में ये गलती की है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और दूसरा बच्चा कभी भी अपनी गलती को समझ नहीं पाएगा कि वो ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है। तो इसके अलावा एक और तरीका है जो टीचर को अपनाना चाहिए, वो ये है कि टीचर को कुछ ऐसा मतलब मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए, कुछ ऐसा तरीका यूज करना चाहिए कि बच्चे को अपनी गलती का खुद एहसास हो जाए और वो अपनी गलती को खुद ब खुद ही ठीक कर सके। मतलब उसको टीचर की हेल्प ना पड़े, ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब सपोज कीजिए एक बच्चा 2+7 को 8 लिख देता है, पर 2+7 तो 9 होता है। अब अगर टीचर बच्चे को बुला के बोलेगी कि तुमने ये 2+7 को 8 क्यों लिखा है, ये तो 9 होना चाहिए, वो एक गलत तरीका होगा। यहां पे आप फिर एरर को डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया है कि टीचर को एरर को डायरेक्टली पॉइंट नहीं करना है, टीचर को कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी है कि बच्चा खुद ब खुद अपनी गलती को रियलाइज कर ले और ठीक कर ले। तो इस केस में टीचर क्या कर सकती है? टीचर बच्चे के एक हाथ में 2 टॉफियां दे सकती है और दूसरे हाथ में 7 टॉफियां दे सकती है। 1 2 3 4 5 6 7, और बच्चे को बोले कि वो अपने दोनों हाथों में जो टॉफियां हैं उनको गिन के बताए। अब बच्चा जब टॉफियों को एक एक करके गिनेगा, वो बता देगा कि उसके पास टोटल 9 टॉफियां हैं। तो टीचर अब ये मौका यूज कर सकती है कि देखो तुम्हारे इस हाथ में 2 टॉफियां थी, इस हाथ में 7 टॉफियां थी, टोटल 9 टॉफियां हो गई, लेकिन तुमने कॉपी में 2+7 को 8 क्यों लिखा है? तो बच्चा खुद ब खुद कह देगा कि हाँ उसने गलती की है और 2+7 9 होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी जो बात है वो समझ आ गई है कि कभी भी हमें एरर्स को पॉइंट नहीं करना है, हमें बल्कि बच्चों को उनके एरर्स के लिए खुद रियलाइज करवाना है ताकि वो अपने एरर्स को खुद ब खुद ही करेक्ट करवा सकें। नेक्स्ट ये है कि एरर्स गिव इनसाइट इनटू थिंकिंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे जो भी एरर्स करते हैं टीचर को उनको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं। अब सपोज कीजिए एक बच्चे ने 3 × 4 को 7 लिख दिया, 3+4 को 12 लिख दिया। अब इससे होगा क्या? अब ये दोनों चीजें गलत हैं। या एक टीचर तो ऐसी हो सकती है जो बच्चे को बुलाएगी, डांटेगी, पीटेगी और बोलेगी कि तुम्हें ये सिंपल कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, 3 × 4 7 कैसे हो गया, 3+4 12 कैसे हो गया। लेकिन दूसरा तरीका है कि अगर टीचर बच्चे के सॉल्व किए हुए इस सम्स को ध्यान से देखे तो उसको समझ आ जाएगा कि बच्चा कहां गलतियां कर रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं कि बच्चे ने 3 × 4 को जब 7 लिखा है तो उसने 3+4 कर दिया है, 3+4 को जब 12 लिखा है तो उसने 3 × 4 कर दिया है। मतलब वो इस इंटू को प्लस समझ रहा है और इस प्लस को इंटू समझ रहा है। तो टीचर अगर ये चीज एनालाइज कर ले तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि बच्चा कहां गलत सोच रहा है और उस चीज को कैसे ठीक करना है। टीचर यहां पे अच्छे से समझ जाएगी कि बच्चा इनटू और प्लस में कंफ्यूज हो रहा है, और फिर टीचर के लिए इस चीज को ठीक करना बहुत ही आसान चीज बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 3-4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि हमें बच्चों के एरर्स को इग्नोर नहीं करना है, उन एरर्स को हमें करेक्ट करवाना है बच्चों से ही। हमें डायरेक्टली पॉइंट नहीं करना है किसी भी एरर्स के लिए, बल्कि हमें बच्चों को खुद रियलाइज करवाना है कि उन्होंने मिस्टेक की है और वो अपनी मिस्टेक खुद ही करेक्ट कर पाए। और फिर एरर्स हमें बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को जानने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पे समझाया कि अगर टीचर यहां पे सही से एनालाइज कर ले तो वो अच्छे से समझ जाएगी कि प्लस और इनटू में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है और इसको फिर करेक्ट करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा।
अब हम पढ़ेंगे थॉर्नडिकेज लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लॉ ऑफ प्रैक्टिस के बारे में। थॉर्नडिके ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस में बेसिकली ये समझाया था कि अगर हम किसी भी चीज के बारे में बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस टास्क को करने में हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारी लर्निंग भी अच्छे तरीके से हो जाती है। शॉर्ट में मतलब उन्होंने ये कहा था कि प्रैक्टिस करने से हमें उस चीज में महारत आ जाती है और हमारे एरर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि थॉर्नडिकेज लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस क्या है। ये कहता है कि किसी चीज को प्रैक्टिस करने से उस चीज में महारत आ जाती है और हम उस चीज में गलतियां कम करने लगते हैं। चलिए अब हम कुछ पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है Which of the following statements is most appropriate about children making errors? देखो बच्चों, मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। मैं गारंटी देता हूं कि पेडागोजी में तो आपके 30 में से 25-28 नंबर आएंगे ही आएंगे। तो हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। ये नहीं वेट करना है कि सर आंसर बताएंगे और वो आंसर आप रट लेंगे या नोट कर लेंगे। अपने आप भी अपना दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रंस मेकिंग एरर्स, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बच्चे जो एरर करते हैं उसके कंटेक्स्ट में सही है या सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। पहली ऑप्शन है चिल्ड्रन कमिट एरर्स सिंस दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू थिंक, कि बच्चे एरर्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति नहीं होती है। ये गलत है। हमने पढ़ा था कि बच्चे अगर एरर्स कर रहे हैं तो वो डम नहीं होते, उनमें भी कैपेबिलिटी होती है। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन एरर्स आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि बच्चे जो एरर्स करते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। जैसे कि हमने इनटू और प्लस के एग्जाम्पल में डिस्कस किया था जहां पे बच्चे को कंफ्यूजन हो रही थी और उस बच्चे के वो एरर्स को देख के टीचर ये आसानी से पता लगा सकती है कि बच्चे के दिमाग में प्लस और इनटू को लेकर कंफ्यूजन है। तो बच्चे जो एरर्स करते हैं वो बेसिकली टीचर को ये जानने में हेल्प करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर कैसे सोच रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम एक बार ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर, कि अगर बच्चों को एरर्स नहीं करने हैं तो उनको टीचर को इमिटेट करना चाहिए। ये भी गलत है, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। चौथा ऑप्शन है चिल्ड्रंस एरर्स नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड दे शुड बी पुनिश्ड सेवरली सो दैट दे डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, कि हमें बच्चों के जो एरर होते हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए और बच्चों को पनिश करना चाहिए ताकि वो ऐसी मिस्टेक्स ना करें। ये भी गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है कि बच्चों को जब वो एरर्स करें उनको ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे और बिगड़ेंगे, डिमोटिवेटेड होंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है कि बच्चे जो एरर्स करते हैं वो टीचर को उनके सोचने के क्रम में बारे में कि बच्चे कैसे सोच रहे हैं इस चीज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are few children in your class who make errors. Which of these is most likely to be your analysis of the situation? कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो एरर्स कर रहे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस कंटेक्स्ट में सही है। द चिल्ड्रन हैव पुअर इंटेलिजेंस, ये गलत है। मैंने आपको बार बार यही पढ़ाया है कि अगर बच्चा एरर कर रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे में इंटेलिजेंस की कमी है या बच्चा डम्ब है। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड वांट टू क्रिएट इनडिसिप्लिन, कि अगर बच्चे एरर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं है और दे वांट टू क्रिएट इनडिसिप्लिन, और वो क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिल्ड्रन शुड नॉट हैव बीन प्रमोटेड टू योर क्लास, कि अगर बच्चे एरर्स कर रहे हैं तो उनको आपकी क्लास में प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए था। ये भी गलत है, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट येट गेन्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड देयर इज नीड फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पेडागोजी, कि अगर बच्चे एरर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और टीचर को ये चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाने के तरीके पर रिफ्लेक्ट करे कि उसके पढ़ाने के तरीके में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए बच्चे एरर्स कर रहे हैं, वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर है। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा एरर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या फिर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है।
उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टीचर बच्चे को समझा नहीं पाई है, क्योंकि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा चीजों को समझे। टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को उसके तरीके से पढ़ाए, जैसे वो पढ़ना चाहे वैसे पढ़ाए। अगर वो किताब से पढ़ना चाहता है किताब से पढ़ाए, पार्क में जाके पढ़ना चाहता है पार्क में जाके पढ़ाए। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि वो बच्चे को पढ़ाने का सही तरीका अपनाए, ताकि बच्चा चीजों को आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज एन अपर प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर यू बिलीव दैट, कि अगर आप एक अपर प्राइमरी स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर हैं तो आप इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में बिलीव करेंगे। पहली स्टेटमेंट, स्टूडेंट एरर्स प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू देयर थिंकिंग, कि बच्चे जो एरर्स करते हैं वो उनके थिंकिंग प्रोसेस के बारे में हमें बताते हैं कि बच्चे कैसे सोच रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। ये पहले भी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आया था और दोबारा ये क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे है कि बच्चे जो एरर्स करते हैं वो बेसिकली हमें ये बताते हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं और कहां गलत सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाकी ऑप्शंस को तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ क्लास 7 स्टूडेंट मेक्स एरर्स इन मैथमेटिक्स, एज अ टीचर यू वुड, कि क्लास 7 का एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स में कुछ एरर्स कर रहा है, एज अ टीचर यू वुड, के एज अ टीचर आप इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को सही मानेंगे। प्रोवाइड द स्टूडेंट विद करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टीचर को कभी भी बच्चे का एरर अपने आप से करेक्ट नहीं करना चाहिए या पॉइंट नहीं करना चाहिए। तो उसको करेक्ट आंसर देना मतलब यही होगा कि आपने उसको सही आंसर बता दिया, तो बच्चे को अभी भी ये नहीं पता चलेगा कि उसने कहां गलती की और क्यों गलती की। तो पहला ऑप्शन सही आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अलाउ द स्टूडेंट टू यूज कैलकुलेटर, कि आप स्टूडेंट को कैलकुलेटर का यूज करने देंगे ताकि उससे वो अपने एरर को ठीक कर ले। ये भी गलत है, क्योंकि छोटी क्लासेस में कैलकुलेटर का यूज करवाना मतलब आप बच्चे की मेंटल एबिलिटी, मेंटल कैलकुलेशन को रोक रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, आस्क द स्टूडेंट टू यूज ऑल्टरनेटिव मेथड और रीडू इट टू फाइंड एरर्स ऑन हिज हर ओन, कि आप स्टूडेंट को बोलेंगे कि वो कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड से वो सम करे, दोबारा करे और अपने एरर को खुद से खुद ढूंढे और ठीक करे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि टीचर को कभी भी बच्चे के एरर को करेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कुछ ऐसी टास्क या असाइनमेंट देनी चाहिए जिससे वो खुद ही ये रियलाइज कर ले कि उसने एरर किया है और उसको वो ठीक कर ले। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम एक बार चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। शो द स्टूडेंट वेयर द एरर्स वर एंड errors were made and ask the student to redo it, के स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट को ये पॉइंट करे कि उसने कहां पे एरर किया है और उसको वो क्वेश्चन फिर दोबारा करने के लिए बोले। ये गलत है, क्योंकि यहां पे टीचर बच्चे के एरर को पॉइंट करेगी, जो कि गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ स्टूडेंट रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग अ लेसन, अ टीचर शुड, कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बार बार कोई एरर कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए। मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन टास्क, टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट, के टीचर को इंस्ट्रक्शन टास्क चेंज कर देनी चाहिए, टाइम टेबल चेंज कर देना चाहिए और सीटिंग अरेंजमेंट भी चेंज कर देना चाहिए। ये कुछ हद तक सही होता है, क्योंकि ऐसे चेंजेस करके कई बार होता है कि बच्चा सही दिशा में पढ़ने लग जाता है, सही दिशा में ध्यान देने लग जाता है और शायद बच्चा अपने एरर्स को ठीक कर ले। तो ये ऑप्शन सही आंसर हो सकता है। हम एक बार बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, लीव द लेसन फॉर द टाइम बिंग एंड कम बैक टू इट आफ्टर सम टाइम, कि आप उस लेसन को अभी छोड़ दें और उस लेसन पे यार आप बाद में आए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप कोई लेसन को छोड़कर आगे जाएंगे तो बच्चे को वो अगला लेसन समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें शायद पिछले लेसन के कंसेप्ट यूज हो रहे हो। तो ये गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, आइडेंटिफाइंग द एरिंग स्टूडेंट्स एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, कि आप वो बच्चा जो एरर कर रहा है आप उसके बारे में प्रिंसिपल से बात करेंगे, प्रिंसिपल को उसकी शिकायत लगाएंगे। ये भी गलत है, ये तो किसी चीज का हल नहीं है। मेक एरिंग स्टूडेंट्स स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, के आप उस बच्चे को क्लासरूम के बाहर भेज देंगे, मतलब उसको पनिशमेंट देंगे, ये सोचकर के शायद वो आगे से एरर करना बंद कर देगा। ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, कि जब आप उस बच्चे के टाइम टेबल में, सिटिंग अरेंजमेंट में, या आप जिस तरीके से बच्चे को समझा रहे हैं, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन चीजों में जब आप चेंज करेंगे तो शायद बच्चा एरर्स करने बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टीचर्स शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफन इंडिकेट, के टीचर्स को अपने
एरर, बच्चों में जो एरर्स हैं उनको क्यों स्टडी करना चाहिए, ऐसा करने से उनको क्या हेल्प मिल सकती है, एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, रेमेडियल स्ट्रेटेजीज नीडेड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि जब आप बच्चों के एरर्स को देखेंगे समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, वो क्या गलत सोच रहे हैं, और उन गलतियों को ठीक करने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने हैं, मतलब आपको क्या रेमेडियल स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्टूडेंट सेज माय मदर रिंग्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट एज अ टीचर, योर रिस्पॉन्स शुड बी। कि एक स्टूडेंट ये कहता है कि माय मदर रिंग्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट। अब ये इंग्लिश की स्टेटमेंट में कहीं गलती है। अब क्वेश्चन ये है कि एज अ टीचर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब आप जब आप एक बच्चे की स्टेटमेंट में गलती नोट करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। पहली स्टेटमेंट है, आप बोलेंगे ओ रियली योर मदर रैंग अप प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, डिड शी सीक एन अपॉइंटमेंट विद हर। इसमें बेसिकली आप रिंग्ड को रैंक करके बोल रहे हैं, जो कि सही इंग्लिश है। तो यहां पे बेसिकली टीचर ने बच्चे के एरर को पॉइंट नहीं किया, बल्कि बच्चे की ही स्टेटमेंट को सही तरीके से बोल दिया, ताकि बच्चा ये रियलाइज कर ले कि उसने कहीं ना कहीं गलती की थी। मतलब ये एक कन्वर्सेशन में ही हो रहा है। टीचर कुछ बच्चे को ये नहीं कह रही है कि तुमने ये गलत बोला है, इसको सही तरीके से ऐसे बोलना होगा। टीचर ने तो जस्ट एक नॉर्मल सेंस में वही स्टेटमेंट जो बच्चे ने बोली थी उसको सही करके बोल दिया, और बच्चा ये अपने आप रियलाइज कर लेगा कि उसने गलती की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्योंकि ये मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि टीचर को कभी भी बच्चे की गलतियों को पॉइंट नहीं करना है, कोई ऐसा तरीका अपनाना है ताकि बच्चा अपनी गलतियों को खुद रियलाइज करके खुद ही ठीक कर ले। हम एक बार फिर भी बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। डियर चाइल्ड यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये गलत है। इसमें टीचर बच्चे के एरर को पॉइंट कर रही है, जो कि हमें नहीं करना है। इट शुड नॉट बी रिंग्ड, इट शुड रेदर बी रैंक, ये भी गलत है। डायरेक्टली बच्चे के एरर को पॉइंट कर रही है। चौथा ऑप्शन है, व्हाई डोंट यू लिसन केयरफुली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इट शुड बी रैंक नॉट रिंग्ड, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही है और अगेन बच्चे के एरर को पॉइंट कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट, के बच्चे जो एरर्स करते हैं वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं। पहला ऑप्शन है हाउ दे लर्न, बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये बार बार पढ़ा है कि जो बच्चे के एरर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि बच्चे जो एरर्स कर रहे हैं वो हमें बताते हैं कि हाउ दे लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बच्चों के एरर्स के कंटेक्स्ट में सही है। पहली ऑप्शन है, एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्व्स, देयरफॉर अ टीचर शुड नॉट इमीडिएटली करेक्ट देम। कि बच्चे जो एरर्स करते हैं वो अपने एरर्स को खुद ही ठीक कर लेते हैं, इसलिए टीचर को इमीडिएटली उन एरर्स को पॉइंट या करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने भी आपको यही समझाया है कि टीचर्स को बच्चों के एरर को डायरेक्टली पॉइंट या करेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चे अपने एरर्स को खुद ही ठीक कर लें और रियलाइज कर लें। तो हम एक बार बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है, if a teacher is not able to correct all the errors in the classroom, it indicates that the system of teacher education has failed. कि अगर टीचर क्लास में सारे एरर्स को सॉल्व नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज फेल्ड। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, हमें बच्चों के एरर्स को रिजॉल्व करना है, लेकिन हर बच्चे के एक एक एरर को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है, और ऐसा ना करने से ये मतलब तो नहीं है कि एजुकेशन का सिस्टम ही फेल हो गया है। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है। A teacher should not notice every error, otherwise syllabus will not be covered. कि टीचर को हर एरर नोटिस करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से सिलेबस कवर नहीं होगा। ये तो गलत है। टीचर को हर एरर नोटिस करने की जरूरत तो है, क्योंकि तभी वो जान पाएगी कि कौन से एरर सीरियस हैं या नॉन सीरियस हैं, और कौन से बच्चे ज्यादा एरर्स कर रहे हैं। तो टीचर को एरर्स को नोटिस करने की तो जरूरत है ही है। फोर्थ ऑप्शन, करेक्टिंग एवरी एरर वुड टेक टू मच टाइम एंड बी टायरसम फॉर द टीचर। कि अगर टीचर हर एरर को करेक्ट करने लग जाएगी तो टीचर के लिए बहुत टायरसम हो जाएगा, टीचर बहुत थक जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं होगा। ये भी गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपको हर स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग सा लगेगा, लेकिन सही मायने में इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 है, कि टीचर को बच्चों के एरर्स को खुद ब खुद पॉइंट या करेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि
बच्चों को ये रियलाइज करवाना चाहिए कि वो गलतियां कर रहे हैं, ताकि वो अपनी गलतियों को खुद ही ढूंढ पाए और खुद से ही ठीक कर पाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद